वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम पाकिस्तान फेयर लेक्चर सीरीज का टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो टॉपिक नंबर 2 था उसमें हमने मुजद्दिद अलिफ सानी को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3 जिसका टाइटल है शाह वलीउल्लाह। तो शाह वलीउल्लाह 17वीं और 18वीं सदी में जब मुस्लिम जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो एक डिक्लाइनिंग फॉल यानी कि डिक्लाइन में थे, फॉलिंग सिचुएशन में थे, तो उस टाइम ये एक बड़ा नाम था शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह जो थे वो एक बड़े आलिम थे, एक सूफी बुजुर्ग थे और सबसे बड़ी बात ये एक रिफॉर्मर थे। तो शाह वलीउल्लाह जो थे रिफॉर्मर थे और इनके सामने उस टाइम मुस्लिम डिक्लाइन के टाइम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें इनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। एक मुस्लिम्स का पॉलिटिकल डिक्लाइन हो चुका था, मिलिटरीली वो नीचे आ रहे थे, और दूसरा उनका मॉरल डिक्लाइन हो चुका था। तो उस टाइम शाह वलीउल्लाह एक बड़ा नाम बन के उभरे और उन्होंने उस मुस्लिम डिक्लाइनिंग मुस्लिम सोसाइटी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त रिफॉर्मिंग काम किया। तो शाह वलीउल्लाह जो थे वो 1703 में पैदा हुए थे और इन्होंने जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी वो इनके अपने फादर जो थे शाह अब्दुल रहीम, वो भी एक बड़ा नाम थे, बड़े आलिम थे। उनका अपना मदरसा था, मदरसा रहीमिया, वहाँ पे इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी और फिर वहाँ पे ही बाद में ये पढ़ाते भी रहे हैं। तो शाह वलीउल्लाह जो थे इनके सामने दो बड़े चैलेंजेस थे, एक पॉलिटिकल और एक मॉरल। जो पॉलिटिकल चैलेंज था वो ये था कि जो मुस्लिम्स थे उनके ऊपर मराठा जो पावर थी वो हावी हो रही थी, यानी कि मराठा जो थे वो मुस्लिम्स को आए दिन कंट्रोल किए जा रहे थे और उनके इलाकों को फतह करते जा रहे थे। तो इस टाइम जो था वो शाह वलीउल्लाह ने ये स्टेप लिया जो कि एक बड़ा बोल्ड स्टेप था। उन्होंने जो अहमद शाह अब्दाली थे अफ़गानिस्तान वाले, उनको उन्होंने लेटर लिखा कि आप इधर आएँ और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ के जो मुसलमान हैं इनको मिलिटरीली इमेंसिपेशन दिलवाएं, यानी कि जो मराठा पावर है इसको ख़त्म करें, इनको कर्ब करें, इनको ज़ीरो करें, और मुस्लिम्स जो हैं इनको यहाँ पे मराठों से आज़ादी दिलवाएं, क्योंकि जो मराठा हैं वो हिंदू हैं और वो मुसलमानों के जो अकायद हैं उन पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो मिलिटरीली जो इनका ये बहुत बड़ा एक काम था, और इस लेटर के और इस इनविटेशन के बाद में रिज़ल्ट यह हुआ कि अहमद शाह अब्दाली जो थे वो इनकी बात मानते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए और फिर पानीपत की जो 1761 वाली तीसरी पानीपत की जो बैटल हुई थी वो इसी लेटर की वजह से हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा पावर के दरमियान, सदाशिव भाव के दरमियान हुई थी ये। तो वहाँ पे आपको पता है कि 1761 में जो तीसरी बैटल थी पानीपत की, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो थे वो कामयाब हुए और इस तरह से जो मिलिटरीली जो यानी कि पॉलिटिकली जो कंट्रोल में थे मुस्लिम्स, वहाँ से उनको आज़ादी मिली। तो ये एक बहुत बड़ा काम था अहमद शाह अब्दाली का। लेकिन यहाँ पे एक बात जो क्लियर करने की ज़रूरत है वो ये है कि अहमद शाह अब्दाली शाह वलीउल्लाह जो थे वो जो वॉर थी या मिलिटरीली जो एमेंसिपेशन थी मुस्लिम्स की, उसको सिर्फ लेसर जिहाद मानते थे। उनकी नज़र में जो ग्रेटर जिहाद था वो था मॉरल इमेंसिपेशन। मॉरल इमेंसिपेशन का मतलब ये है कि जो मुसलमानों में उस टाइम गलत रवायात आ चुकी थी, जो मुस्लिम मॉरली डिक्लाइनिंग फेज में थे, उसको रिफॉर्म करना और उसके खिलाफ जो काम था वो इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। उसको इन्होंने ग्रेटर जिहाद कहा एज कंपेयर टू अदर साइड, जिसमें कि सिर्फ वॉर थी। तो वॉर तो वो जीत गए, पानीपत में मुस्लिम्स की जो दोबारा थी दिल्ली में हुकूमत कायम होगी पानीपत की बैटल के बाद, लेकिन ग्रेटर जिहाद का इन्होंने काम लिया। मॉरल रिफॉर्म जो थी मुस्लिम सोसाइटी की वो उन्होंने अपने ज़िम्मे ली और उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। और इनका जो मेन फोकस था वो था फ़िक और जूरिस्प्रूडेंस पे, यानी इस्लामिक जो लॉ है, फ़िक है, उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये हमेशा से जो इज्तिहाद है उसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है तकलीद के मुकाबले में। और इनका जो उसूल था, इनकी जो वहाँ पे एक मॉरल रिफॉर्म थी, उसका जो बेसिक टेनेट था, बेसिक जो उसूल था, उसके दो बेसिक रूल्स थे, एक अदल और दूसरा तवाजुन, यानी जस्टिस और बैलेंस। ये चाहते थे कि एक बड़ी इक्विटेबल सोसाइटी हो और उसमें जो ये एक तरह से आप कह नहीं सकते कि ये एक सोशलिज्म या कम्युनिज्म की तरह का इनकी मेंटालिटी थी, लेकिन ये तकरीबन उसी तरह सोचते थे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए, कि सब लोगों को बराबर जो है उनका राइट जो है प्रॉपर्टी या जो भी
वहाँ पे उस टाइम जो भी वेल्थ मौजूद थी उस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो ये एक इनका कह सकते हैं कि सोशलिस्ट टाइप इनका एक इकोनॉमिक जो था वो एक इनकी वहाँ पे कैंपेन थी। और ये पहले यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये पहले रिफॉर्मर थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने इकोनॉमी जो थी उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी और इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव था सोसाइटी का उसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। और दूसरी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इनका फिक और ज्यूरिस्प्रूडेंस पे काम। तो ये सबसे ज़्यादा जो थे वो इज्तिहाद के हक में थे, यानी कि ये चाहते थे कि तकलीद की बजाय इज्तिहाद किया जाए। इज्तिहाद क्या होता है? इज्तिहाद एक तरह से आप कह सकते हैं इनोवेशन है, एक सेल्फ इज्तिहाद होता कब है? इज्तिहाद तब होता है जब कुरान हदीस और इजमा के अंडर कोई चीज़ ना आ रही हो और एक नई चीज़ सोसाइटी में हो और उसकी जो फ्यूचर है वो डिस्कस करना हो। तो उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए आप इज्तिहाद का सहारा लेते हैं जिसके ज़रिए आप क्यास करते हैं और एक तरह से इंडिपेंडेंट थॉट को इन्होंने आप कह सकते हैं कि इन्होंने प्रमोट किया। और दूसरी तरफ तकलीद होती है। तकलीद क्या होती है कि जो उलमा कह दें या जो भी एक रिलीजियस अथॉरिटी आपको कह दे उसको आपने फॉलो करना है। तो ये तकलीद की बजाय इत्तिहाद के ज़्यादा हामी थे और इन्होंने जो सबसे बड़ा स्टेप लिया था, एक बोल्ड स्टेप था ये भी ग्रेटर जिहाद के एरिया में, वो ये था कि इन्होंने जो कुरान पाक था उसका पर्शियन में इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था। अब ये एक बहुत बड़ा काम इसलिए था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था उसमें जो उलमा थे वो एक क्लास की सिचुएशन हासिल कर गए थे, एक क्लास की सूरत हाल थी उनकी, वो एक क्लास बने हुए थे और जितनी भी कुरान के इंटरप्रिटेशंस थी वो इनके अंडर थी। तो यहाँ पे जब पर्शियन में उन्होंने ट्रांसलेट किया तो वहाँ पर्शियन में ट्रांसलेट करने का मतलब ये था कि एक ले मैन जो आम आदमी था वो भी कुरान पाक का तर्जमा पढ़ सकता था और उसको समझ सकता था। तो उस समझने से क्या होता? उस समझने से ये होता कि वो जो आम बंदा है वो भी अपनी वहाँ से इंटरप्रिटेशन बना सकता था, वो कुरान को खुद इंटरप्रेट कर सकता था या उसके बारे में वो एक सवाल अपने जो थे वो खड़े कर सकता था उलमा के सामने। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था जो कि इन्होंने लिया और वहाँ पे उलमा जो थी वो एज अ क्लास जो थी उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत बड़ा एक तरह से अटैक किया था ये। तो ये हमेशा से इज्तिहाद के हक में थे और ये तो इनका फिक और जुरिस्प्रूडेंस में बड़ा काम था। और दूसरा जो इनका मेन काम था वो था रिकॉन्सिलिएशन का। ये असल में मुस्लिम्स की एक रियल यूनिटी चाहते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और रिकॉन्सिलिएशन जो थी ये दो तरह की कॉन्सिलिएशन में थे इन्वॉल्व। एक तो जो सेक्ट्स थे, मुस्लिम सेक्ट्स थे यानी कि शिया सुन्नी, इनकी कॉन्सिलिएशन चाहिए थी। और दूसरी कॉन्सिलिएशन थी सूफी जो सेक्ट्स थे। सूफी जो सेक्ट्स हैं वो दो बड़े सेक्ट्स हैं। एक वहादतुल वजूद जो कि इब्ने अरबी का है और एक वहादतुल शहूद जो कि शेख अहमद सरहिंदी या मुजद्दिद अल-अफ़सानी जिसे हम कहते हैं उनका है। तो वहादतुल वजूद और वहादतुल शहूद को मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें सिर्फ ये बता देता हूँ कि वहादतुल वजूद जो है वो इब्ने अरबी ने दिया था जिसमें पैंथीज़म का कंसेप्ट है यानी कि यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस की बात है। और वहादतुल शहूद जो है वो शेख अहमद सरहिंदी साहब ने दिया था जो कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी भी कहलाते हैं। वहादतुल शहूद में ये है कि गॉड इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। तो यहाँ पे जो गॉड है या अल्लाह है उनको अलहदा कर दिया गया था बाकी चीज़ों से, तो जो एक डिटेल में डिस्कस किया हुआ उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इन दोनों जो दो फिरके थे सूफीज़म में, इन दोनों के अंदर रिकॉन्सिलिएशन लेकर आए और इन्होंने कहा कि ये दोनों कोई एज सच एक दूसरे से दूर नहीं है, इनमें सिर्फ थोड़ी बहुत एक दूसरे से इख्तलाफ है, बाकी ये दोनों ही एक जो यूनिटी है एग्जिस्टेंस की उसको ही प्रमोट और सपोर्ट करते हैं। इसलिए इन दोनों के दरमियान कोई एज सच ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये शाह वलीउल्लाह ने इन दोनों जो सेक्ट्स थे सूफ़ी के, इनके दरमियान रिकॉन्सिलिएशन का काम किया था। और दूसरा जो रिकॉन्सिलिएशन का काम था वो इनका था शिया और सुन्नी के दरमियान जो एक गैप बन गया था और मुस्लिम जो सोसाइटी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो डिवाइड हो रही थी। तो इन्होंने कहा, इन्होंने एक किताब लिखी इजालतुल खिफा, जिसमें इन्होंने शिया जो सेक्ट था उसके बहुत ज़्यादा जो उनके फ़िरके में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें थी, कुछ ऐसी बिदात थी जिनको इन्होंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और उनको हिट भी किया। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी डिटेल में ये भी बताया कि जो शिया हैं वो बिल्कुल मुसलमान हैं और वो इस जो लोग उनके खिलाफ बातें करते हैं कि ये मुसलमान नहीं या बला बला वो गलत है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया लेकिन साथ ही उनको मुस्लिम पेल के अंदर लिया और ये जो एक उन्होंने गैप था उनको एक लॉजिकली डिस्कशन के थ्रू कम करने की कोशिश की और उसको बड़े डिटेल में उन्होंने डिस्कस करके कम किया।
तो ये शिया और सुन्नी के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन, और उधर से वादत वजूद और वादत शहूद के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन, ये इनके दो बड़े काम थे रिकॉन्सिलिएशन के। और या आप कह सकते हैं रियल यूनिटी की तरफ इनके दो बड़े काम थे इस्लाम सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स में। और दूसरा जो इनकी मेन जो फिलॉसफी है, इनकी पूरी लाइफ फिलॉसफी जो इन्होंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें ये जितने भी इनके बेसिक टिनेट्स थे इनकी यूनिटी के, या इनकी जितनी भी लाइफ फिलॉसफी है, वो सारी की सारी उन्होंने अपनी किताब हुज्जतुल्लाह अल बलीगा, इनकी एक किताब है हुज्जतुल्लाह अल बलीगा, उसमें उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। और उसमें उन्होंने जितने भी अपने फिलोसफिकल पॉइंट्स थे वो बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो ये एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे जिन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को रिफॉर्म किया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो एक डिक्लाइन की सूरत में था वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको सहारा दिया। मिलिटरीली इन्होंने इस तरह सहारा दिया कि मराठा पावर को कब करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल था। अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट करके और मराठा पावर को ख़त्म करवाया उन्होंने। और मॉरली इनका जो बहुत बड़ा रोल था वो ये था कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो था वो फ़िक और जुरिस्प्रूडेंस पे काम किया, इज्तिहाद को प्रमोट किया, अदल और तवाज़ुन को प्रमोट किया। और दूसरा जो बहुत बड़ा काम था वो था मुस्लिम डिवाइड जो हो चुकी थी उसको काम किया, कि सेक्ट्स के दरमियान जो बहुत फ़िरकों में बट गए थे मुस्लिम्स, उनको कम किया, उस गैप को कम किया। और दूसरा सूफ़ीज़म के ऊपर इनका बहुत बड़ा काम था कि जो सूफ़ीज़म में दो तगड़े स्ट्रैंड्स बने हुए थे उनके दरमियान भी जो गैप था उसको कम किया। तो ये इनका सबसे बहुत ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से मुस्लिम जो सोसाइटी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वो बड़ी रिफॉर्म हुई।